स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 1+2 का इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। सी, सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट का मतलब है मैनेज करना। सो कैसे मैनेज करते हैं, किसको मैनेज करते हैं? सो मैन यानी कि ह्यूमंस को मैनेज करना, और वो जो प्रोसेस है जो इसमें मैनेज करने में लगता है उसको हम मैनेजमेंट बोलते हैं। सो मैनेजमेंट एक्चुअल में क्या हो गया? मैनेजमेंट इज़ प्राइमरीली द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग द मैन। What makes the organization successful? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल एक्चुअल में बनाता कौन है? Are we aware of this question? The answer is the plant and machinery, the land and building, the technology, marketing strategies, financial strength, competitive edge. Right? ये सब चीज़ें मिलके क्या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाती हैं या कुछ और? Let's understand ये कुछ और है क्या? इट इज़ ऑल ऑफ देम मिलके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाते हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। सी, आपके पास जितने मर्जी रिसोर्सेज हो, जितने मर्जी फंड्स हो, अगर आपको उन फंड्स को प्रॉपर यूटिलाइज करना नहीं आता तो मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज इंपॉर्टेंट, एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज इंपॉर्टेंट। पीपल परफॉर्म लॉट ऑफ एक्टिविटीज, फाइनेंशियल एक्टिविटीज, they handle the finance, they do the production process, manufacture करते हैं, look after the production and quality, marketing करते हैं, looking after the sales and advertisement. So what is management then? Management integrates the efforts of these individuals to achieve a common goal. So management जो है इन सब activities को, which is financing, production, marketing, purchase, sales, quality consciousness, everything integrated together becomes management, with the aim of market leadership and increase the profits, introduction of new products, maximizing the sales and increasing the customer base. So ये 5 एम होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। वन इज मार्केट लीडरशिप, इंक्रीजिंग द प्रॉफिट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, मैक्सिमाइजिंग द सेल्स एंड इंक्रीजिंग द कस्टमर बेस। नाउ मैनेजर्स, कैन वी कॉल देम द मैनेजर्स? नारायण मूर्ति, द पेप्सिको चेयरमैन इंदिरा नूई, सुनील मित्तल, द भारती एयरटेल एंटरप्राइज, रतन टाटा। So meaning of management क्या है? It is defined as the process. Please understand this point. Management ऐसा नहीं है कि आज आपने कर दिया तो ख़त्म. No, it is a process. ये एक process है किस चीज़ का? Of getting the things done with the aim of achieving the goals. अपने जो goals हैं उनको achieve करना, लेकिन कैसे? या तो effectively या efficiently, right? So effective और efficient achievement of goals, the उसको जो प्रोसेस को हम अडॉप्ट करते हैं उसको हम मैनेजमेंट कहते हैं। सो प्रोसेस क्या होता है? इट मीन्स द एक्टिविटीज दैट मैनेजमेंट परफॉर्म टू गेट द थिंग्स डन। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करती है मैनेजमेंट? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये सब एक्टिविटीज़ किसी भी मैनेजमेंट को परफॉर्म करनी पड़ती हैं। ओनली देन द मैनेजमेंट प्रोसेस इज कंप्लीटेड। What is planning, what is organizing, what is staffing, what is directing and what is controlling? Let's understand. Deciding in future what is to be done. So deciding today what is to be done in future. Deciding in advance what is to be done in future. This is all a process of planning. Organizing क्या होता है? Organizing the human resources in the best possible manner. See, मैं आपको organizing की एक example देता हूँ। आपके फैमिली में कोई बर्थडे फंक्शन सेलिब्रेट करना है। So आपके जो पेरेंट्स हैं या आपके जो रिलेटिव्स हैं वो क्या करते हैं? सब लोग अपना अपना काम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। समवन विल कॉल इन द गेस्ट, समवन विल फिक्स द प्लेस, समवन विल हेल्प इन द कुकिंग एंड ऑल दोज थिंग्स। सो सब ने अपना अपना काम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ऑर्गेनाइज। इसको हम ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। सो ऑर्गेनाइजिंग द ह्यूमन रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। जो भी सबसे बेस्ट पॉसिबल मैनर होगा उसमें हम ह्यूमन रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करते हैं, राइट। देन व्हाट इज स्टाफिंग? स्टाफिंग होता है पोजीशनिंग राइट पीपल at the right jobs at the right time. So staffing includes the recruitment, it includes the selection,
training and development. Putting the right people, positioning the right people at the right place at the right time is staffing. What is directing? Communicate and coordinate with people to work effectively and together. So directing में primarily leadership qualities, communication, motivation, supervision, ये सब 4 चीज़ें directing का part है. What is controlling? Controlling is evaluating the process against the plans and making the corrections. Controlling सबसे ज़्यादा किया जाने वाला मैनेजमेंट फंक्शन होता है. कंट्रोलिंग में होता क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ. आप घर में चाय बनाते हैं, जब वो गैस के ऊपर वो चाय का डब्बा रखते हैं, उसमें पानी, चीनी, इलायची, दूध सब डाल देते हैं. उसके बाद आप वहीं रुके रहते हैं, आप खड़े रहते हैं. क्यों? ताकि जो चाय है वो उबल के बाहर ना आ जाए. अगर वो बॉयल होके बाहर आ जाएगी तो क्या होगा? कंट्रोल से बाहर हो जाएगी. इट विल स्कैटर हेयर एंड देयर, राइट. सो आप क्या करते हैं, आप कंट्रोलिंग जब करते हैं तो आप ये ध्यान देते हैं कि जो आपने प्लान किया था, यानी कि टेस्टी चाय उतना बनना चाहिए और ज़्यादा आसपास बिखरनी भी नहीं चाहिए. सो इट मस्ट रिमेन विद इन दी बॉक्स. सो जो आपने प्लान किया उसके हिसाब से वहीं पे रहना चाहिए. दैट इज़ कंट्रोलिंग. अब अफेक्टिवनेस, कंसर्न विद डूइंग द राइट टास्क एंड अचीविंग द गोल्स. सही काम करना और गोल्स को अचीव करना. डूइंग द राइट थिंग्स, that is what is effectiveness. What is efficiency? It means doing the task correctly and with minimum cost, materials, equipment and persons required. So what can we say? We may say doing things rightly. What is effectiveness? Finishing the given task. Effectiveness in management is concerned with doing the right task, completing the activities and achieving goals. In other words, it is concerned with the end result. Effective, राइट. सो आप कोई काम करते हैं, उस काम को करने में आपको जितना अलॉटेड टाइम था उससे ज़्यादा लग जाता है, जितनी कॉस्ट अलॉटेड थी उससे ज़्यादा लग जाती है, बट आप कंप्लीट कर लेते हैं. सो वर नॉट यू द इफेक्टिव? येस, यू वर इफेक्टिव, राइट, क्योंकि आपने टास्क कंप्लीट किया. व्हाट इज एफिशिएंसी? इट मीन्स डूइंग द टास्क करेक्टली एंड विद मिनिमम कॉस्ट. सो ये डिफरेंस है दोनों में. एफिशिएंसी में क्या होता है, आप टास्क को सही करते हो और कम से कम कॉस्ट के साथ करते हो. इफ़ बाय यूजिंग लेस इनपुट, रिसोर्सेज, मनी, मटेरियल, इक्विपमेंट एंड पर्सन्स, मोर बेनिफिट्स आर ड्राइव. दैट इज़ द आउटपुट्स. ज़्यादा आउटपुट आप ड्राइव कर पाते हो, देन एफिशिएंसी हैज़ इंक्रीज्ड. सो एफिशिएंसी इज ऑल्सो इंक्रीज्ड व्हेन फॉर द सेम बेनिफिट, उतने ही बेनिफिट के लिए और आउटपुट, लेसर रिसोर्सेज आर यूज्ड एंड लेस कॉस्ट इज इंकर्ड, तब भी हमारी एफिशिएंसी इम्प्रूव होती है, राइट. सो यू यूज़ फीवर रिसोर्सेज, कम रिसोर्सेज को आप यूज़ कर रहे हो, सेम आउटपुट आ रही है. लेस इनपुट यूज़ कर रहे हो बट आउटपुट ज़्यादा आ रही है, मोर बेनिफिट्स आर ड्राइव्ड. सो तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मिनिमम कॉस्ट तो है ही है, बट टास्क करेक्टली, सही से टास्क आप करते हो. सो वी कॉल इट एफिशिएंसी. अफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट. सो हम एक एग्जांपल के साथ इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि आप अफेक्टिव तो हो बट एफिशिएंट नहीं हो. सपोज एक कंपनी का टारगेट प्रोडक्शन है 5000 यूनिट्स किसी भी एक साल में. टू अचीव दिस टारगेट द मैनेजर हैज़ टू ऑपरेट ऑन डबल शिफ्ट. डबल शिफ्ट पे वो काम कर रहा है. ड्यू टू पावर फेलियर मोस्ट ऑफ द टाइम द मैनेजर इज एबल टू प्रोड्यूस 5000 यूनिट्स बट एट अ हायर प्रोडक्शन कॉस्ट. इन दिस केस द मैनेजर वॉज अफेक्टिव. अफेक्टिव तो है मैनेजर बट एफिशिएंट नहीं है. Since for the same output more units of labor and electricity are used. So because आप effective तो हो, आप 5000 units produce तो कर पा रहे हो, but जिस cost पे करना था उससे कम में या उतनी cost पे नहीं कर पा रहे हो. So that is why you are effective but not so efficient. एफिशिएंट बट नॉट इफेक्टिव. अब लेट्स अंडरस्टैंड द ऑपोजिट वे. हम कहते हैं एफिशिएंट है पर इफेक्टिव नहीं है. सो एफिशिएंट है, इफेक्टिव नहीं है, मतलब बिजनेस में कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन प्रोड्यूसिंग गुड्स विद फीवर रिसोर्सेज, कम रिसोर्सेज यूज़ कर पा रहे हो. कटिंग डाउन कॉस्ट बट नॉट अचीविंग द टारगेट प्रोडक्शन. आप कॉस्ट को तो रिड्यूस कर पा रहे हो लेकिन आपने प्रोडक्शन ही पूरा कंप्लीट नहीं किया. ड्यू टू विच द गुड्स डू नॉट रीच द मार्केट. इसके कारण जो भी आपके गुड्स हैं वो मार्केट में नहीं पहुंच पा रहे हैं. सो डिमांड फॉर देम डिक्लाइंस. उनकी डिमांड कम हो जाती है एंड कॉम्पिटिटर्स एंटर द मार्केट. दिस इज़ अ केस ऑफ बीइंग एफिशिएंट
बट नॉट अफेक्टिव। ये केस किस चीज़ का है कि आप एफिशिएंट हो बट अफेक्टिव नहीं हो, सिंस द गुड्स डिड नॉट रीच द मार्केट, क्योंकि गुड्स आपकी मार्केट ही नहीं पहुंच पा रहे हैं। सो यू आर एफिशिएंट येस, बट यू आर नॉट अफेक्टिव। आप कॉस्ट तो कम कर पा रहे हो बट अफेक्टिव नहीं हो, टारगेट्स अचीव नहीं कर पा रहे हो। एक केस स्टडी के साथ इसको समझते हैं। द बॉस सेज to his assistant, your this month sales target is 2 crore. The lady says, yes boss. Great, I have made the sales but not in 1 month, in 35 days. Hey Mona, you are effective but you are not efficient. आप काम कर पा रहे हो बट जितने कम टाइम में करना है आप उतने कम टाइम में नहीं कर पा रहे हो। सो लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। सबसे पहले बेसिस एम्फेसाइजेस, सो डूइंग द राइट थिंग्स, सही काम करना, डूइंग थिंग्स राइटली, ये एफिशिएंसी होता है। डायरेक्शन, गोल और अचीवमेंट, आप उस गोल को पूरा कर पा रहे हो। इनपुट आउटपुट रिलेटेड, एफिशिएंट का मतलब है कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। फोकस क्या है इसमें, डूइंग द वर्क करेक्टली एंड डूइंग द वर्क विद मिनिमम कॉस्ट। सो देयर एग्जिस्ट अ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या कहती है, हीरो लिमिटेड टारगेट इज टू प्रोड्यूस 10,000 शर्ट्स पर मंथ, 10,000 शर्ट्स बनानी है, 150 रुपीज़ पर शर्ट का प्राइस होना चाहिए कॉस्ट पे। द प्रोडक्शन मैनेजर कुड अचीव दिस टारगेट एट 160 per shirt. Do you think the production manager is effective? Give one reason in support of the answer. So let's understand this very, very clearly. Yes, he is an effective manager. He has achieved his target. Now, different levels of management. Every individual in the hierarchy is responsible for successful completion of particular task. हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट का यही काम है कि वो जो टास्क उसको दिया गया है वो उसमें एफिशिएंट हो। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप बाइंड्स इंडिविजुअल्स एज सुपीरियर्स एंड सबॉर्डिनेट्स। जो भी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिलेशनशिप है वो इंडिविजुअल्स को बाइंड करता है सुपीरियर और सबॉर्डिनेट्स की तरह। गिव्स राइज टू डिफरेंट लेवल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लेवल्स हैं ये उसको राइज देता है। What are the various levels of management? There is top management, middle management and lower level of management, जिसको हम operational management भी कहते हैं। This is top management. This is middle management. Middle management is also known as the branch heads, the channel heads, the production head, the finance head, the purchase head, right? So let's understand the top level management. Top level management consists of the president, the chairman and the chief operating officer. Functions क्या हैं top level management के? Complex and stressful, demanding long working hours and commitment to the organization. It analyzes the business environment and its implications for the survival of the firm. It is responsible for the welfare and survival of the organization. Decide long-term goals of the organization and strategies for their achievement. Middle level management, they consist of production heads, the finance heads, the marketing heads, the sales head, the purchase head, right? So ये सब middle level management का part होता है, right? Production head, finance head, ये सब middle level management का part है. Let's understand their functions. So they plan for the manpower to see that their department has the necessary personnel. उनके डिपार्टमेंट में, सिंस दे आर द डिपार्टमेंट हेड्स, तो उनके डिपार्टमेंट में कितने लोग चाहिए ये सब ये अंडरस्टैंड करते हैं, ये प्लान करते हैं. दे असाइन द नेसेसरी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू देम. कॉपरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके स्मूथ फंक्शन के लिए कॉपरेट करते हैं. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटीज़ ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर्स. जो इनका जूनियर लेवल ऑफ मैनेजर्स हैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं उनकी. रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटीज़ ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर्स. Operational management, so lower level of management consists of superintendents, section officers,
and supervisors. Functions of operational management: सॉल्विंग वर्कर्स प्रॉब्लम। ये लोग वो हैं जो डायरेक्ट वर्कर के साथ डील करते हैं, इसलिए सबसे पहला इनका काम है वर्कर की प्रॉब्लम को सुनना और उनको सॉल्व करना और उनको अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट देना, सेफ्टी देना। सेकेंडली, दे आर एक्ट एज अ लिंक बिटवीन वर्कर्स, दैट इज़ द लोएस्ट एम्प्लॉयज़, टू दी मिडल लेवल मैनेजर्स। सो कम्युनिकेशन करते हैं, ऊपर से मिडल लेवल मैनेजर्स के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो नीचे पहुंचाते हैं और नीचे जो उनकी कंप्लेंट्स हैं वो ऊपर ट्रांसमिट करते हैं। They create better human relations. So instructions of the middle management to the workers are passed and maintain quality of output, wastage of material is minimized, safety standards को maintain करते हैं ये सब। So management, क्या management एक art है, science है या profession? So let's discuss management as an art, management as a science, management as a profession one by one. So management is art or not? Art means artist use of personal skills. Managers versus artist. A.R. Rahman, Birla. Okay. So M.F. Hussain, Bajaj, Ambani's, Shah Rukh Khan. So managers and artist. Let's understand them. Art में क्या क्या होता है? यूज़ ऑफ पर्सनल स्किल। सो स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। जो भी आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज है, स्किल्स हैं, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन करते हो आप एग्जिस्टिंग नॉलेज को टू अचीव द डिज़ायर्ड रिजल्ट्स। जो भी आपके रिजल्ट्स अचीव करना चाहते हो उसके लिए। आर्ट के फीचर्स क्या हैं? पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ पर्सनल नॉलेज, पैप। जो भी आपकी पर्सनल नॉलेज है ना, आप उसको पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन यानी कि सबसे बेस्ट आप ही उसको यूज़ कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। सो एप्लीकेशन ऑफ पर्सनल स्किल्स, ईच आर्टिस्ट हैज़ हिज ओन स्टाइल। हर एक आर्टिस्ट का अपना स्टाइल है। अगर कोई सिंगर है तो किसी किसी सिंगर की आवाज़ बहुत अच्छी होती है, किसी सिंगर को सॉफ्ट म्यूज़िक अच्छा लगता है, किसी का रोमांटिक अच्छा लगता है, किसी का हिप हॉप अच्छा लगता है। सो कि हर एक आर्टिस्ट का अपना एक स्टाइल है और अप्रोच है अपनी जॉब को लेके। फॉर एग्जांपल, टू डांसर्स, टू एक्टर्स विल ऑलवेज डिफर इन रिप्रेजेंटिंग देयर आर्ट, राइट। शाहरुख खान को हम बेस्ट मार्केटर बोलते हैं, आमिर खान को हम परफेक्शनिस्ट बोलते हैं। सो दो एक्टर्स हैं लेकिन दोनों डिफरेंट हैं अपनी आर्ट को दिखाने में। प्रैक्टिकल नॉलेज, टू बिकम ए सिंगर द पर्सन मे नॉट ओनली बी नोइंग डिफरेंट रागाज और इंस्ट्रूमेंट्स बट अलग अलग पिच वैरायटी उनको लानी पड़ती है टू यूज़ दैम एप्रोप्रिएटली। एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, येस, लिटरेचर ऑन डांस और म्यूजिक इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एंड कैन बी लर्नड। Practice and creativity. Every artist has a component of creativity which requires intelligence, imagination and constant practice. सो हर एक आर्टिस्ट का एक कंपोनेंट है क्रिएटिविटी का, जिसमें हमें इंटेलिजेंस चाहिए, इमेजिनेशन चाहिए एंड कांस्टेंट प्रैक्टिस, तभी वो अपनी प्रैक्टिस के थ्रू क्रिएटिविटी ला पाता है। इसीलिए हम सोनू निगम को मोस्ट वर्सेटाइल सिंगर बोलते हैं। सो लेट अस सी वेदर मैनेजमेंट इज एन आर्ट और नॉट। एप्लीकेशन ऑफ पर्सनल स्किल्स। So, two managers use theoretical knowledge of management in totally different ways, like two singers or two painters. So, हर एक मैनेजर की जो नॉलेज है, जो उनका एप्लीकेशन है, वो सबका अलग अलग होता है। Like in any art, in management too, a manager applies his acquired knowledge in a personalized and unique manner में। Students of management also apply in principles को differently depending on how creative they are after the long practice. So, yes, management as an art completes this feature. Feature number 2, practice and creativity. Based on continuous practice and creativity, like any other art, a manager after studying various situations formulates his own theories for use in a given situation. This gives rise to different styles of management. So management satisfies these criteria as a manager gains experience through regular practice and becomes more effective. कोई भी नया मैनेजर होता है ना,
उसकी वैल्यू कंपैरेटिवली कम होती है देन एन ओल्डर मैनेजर. वाई? बिकॉज ओल्डर मैनेजर को डिफरेंट सिचुएशंस में अपनी प्रैक्टिस को यूज़ करने का मौका मिलता है. उसको पता होता है कौन सी चीज़ कहाँ कब कैसे अप्लाई होनी है. राइट? ही अंडरस्टैंड डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ मैनेजमेंट. दैट इज़ वाई कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी is required in management. So yes, this principle of art also applies to the principles of management. Third, existence of theoretical knowledge. For example, literature on dancing, public speaking, acting or music is widely recognized. So art की ही तरह management too, there is lot of literature available in various areas of management which the manager has to specialize in, like marketing, HRM. बहुत सारे theoretical knowledge available है. There is a existence of theoretical knowledge even for finance field of management, for marketing field, production, purchase, for every field of management. Yes, staffing, HRM. Yes, there is an existence. So क्या conclusion निकला? All the features of art are present in management. So can we say management is an art of getting the things done by others? Yes. So management is an art. Is management a science or not? Let's understand the features of science first. Systematized body of knowledge. Systematic body of knowledge क्या होता है? It is a systematic body of knowledge that explains certain general truths or the operations of general laws. So कुछ general truths को, operation of general laws को ये बताता है. Features of science. Based on experimentation, universal applicability, systematized body of knowledge. Based on experimentation, developed through observation and then tested through repeated experimentations. So science के जितने भी observations हैं, जो भी results हैं, वो बार बार टेस्ट करने के बाद, repeated experiment करने के बाद ही बने हैं. उसी observation के बाद ही सब कुछ scientific principles develop हुए हैं. उसके बाद ही हम कह सकते हैं experiments के through, observation के through, that yes, these scientific techniques have been developed. For example, water is boiled at 100 degree, converts into vapors. So बार बार एक्सपेरिमेंट्स के बाद ही हमें पता लगा ये. यूनिवर्सल वैलिडिटी, जितने भी साइंटिफिक टेक्निक्स हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं. सो एप्लीकेबिलिटी ऑफ साइंटिफिक रिजल्ट शोज सेम रिजल्ट अंडर गिवन कंडीशंस. अगर कंडीशन सेम होना तो रिजल्ट सेम आएगा. सो यूनिवर्सल वैलिडिटी है. H2O इज इक्वल टू HO2. सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. येस, साइंस हैज़ वेरियस फील्ड्स. It tells us the principles are based on cause and effect relationship. For example, when metal is heated, they are expanded. जब भी हम metal को जब भी हम गर्म करेंगे तो वो expand होगा, बढ़ेगा. So let us see whether the management is a science or not. So management is based on experimentation and observations. Like science, management principles are derived through observation and repeated experimentation. However, since management deals with human beings, so जिसका behavior is very difficult to predict, are not capable of being accurately predicted. आप उनको accurately predict नहीं कर सकते हो. Therefore, management can be called an inexact science or a social science. So no, this principle, this technique of management of science does not apply to the management. Let's understand the next one. Universal applicability, no. Since it deals with the human beings, inexact science मानी जाती है management techniques, right? So principles of management like principles of science provide managers with standardized techniques. लेकिन हर एक situation में हर एक principle apply नहीं होगा. अलग अलग situations पे अलग अलग principle apply होंगे. So it does not have the universal validity. However, since principles of management have to be modified according to a given situation, their application and use is not universal. So this feature of science is also not present in management. Systematized body of knowledge, yes, this exists. So like science, management is a systematic body of knowledge with its own theories and principles that have developed over a period of time. So this feature of science is present in management. Hence it is treated as an inexact science because एक ही feature apply हुआ है, not all the features are employed.
So inexact science, social science, not as exact as that of techniques or principles of science, as it deals with human beings, so which keeps on changing. The mood, the nature, the style of working of the human being keeps on changing with the passage of time. It is very difficult to predict their behavior accurately. So we can also say that it is a soft science or a flexible science. Its theories and principles may produce different results at different times, and therefore it is a behavior science. Can we say management is a profession or not? Profession क्या होता है? It includes those activities which require special knowledge and skill to be acquired by individuals. So for example, in case of lawyers, in case of doctors, what are the features of profession? Swear. So service motive, well defined body of knowledge, ethical code of conduct, association of professionals, and restricted entry. So let's understand them one by one. Service motive. The basic motive in a profession is to serve their clients' interest and society by giving them better services. Well defined body of knowledge. All professions are based on well defined body of knowledge that can be acquired through instructions. Ethical code of conduct. All professions are bound by a code of conduct that guides the behavior of its members. For example, Bar Council of India for lawyers, IMA for doctors, ICAI for chartered accountants. Association of professional. All professions are required affiliation from professional associations which award certificate of practice and impose a code of conduct. Restricted entry. The entry into a profession is restricted through acquiring the respective educational degree. So let us see whether the management is treated as a profession or not. Management is not considered a full-fledged profession like law or medicine. Well-defined body of knowledge. All professionals are based on well-defined body of knowledge that can be acquired through instructions. Not obligatory for registration. Yes, this feature is not existent in management. So registration or membership is not compulsory to become a manager. Not subject to any formal code of conduct. A code of conduct by a management association cannot have an effect beyond an advisory status. So जो मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स होंगे, जो मैनेजमेंट एसोसिएशन होगा, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन सिर्फ एक एडवाइस दे सकती है कोड ऑफ कंडक्ट को लेके, अदरवाइज वो इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकती. नो प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. एनी वन कैन बी कॉल्ड अ मैनेजर irrespective of the education qualifications possessed. Profit motive. The basic purpose of management is to help the organization achieve profit, not the social welfare. Is management becoming a profession? Yes, management is becoming a profession. This can be seen emerging trends in the business. All big companies appoint professional managers at all the levels. Many Indian companies take initiative to replace their family members by professional managers. Nature of management. Multi-dimensional, continuous, group activity, dynamic function, goal-oriented process, intangible force, and all pervasive. So nature of management, let's understand them. Multi-dimensional. So management of work, management of processes, management of people. So management of work, it templates the work, purchase or sales, finance in terms of goals and provide the guidance to achieve it. Management of people, it motivates people work towards achieving the organizational goals. Management of operations, it provides process which involves conversion of input into output. It's a continuous process.
So series of continuous but separate functions: planning, organizing, directing, staffing, controlling. They all need to be performed togetherly by all managers all the time. It's a group activity. In organization, different individuals have different needs, like high salary, promotion, learning. Common goal can meet them through teamwork and coordination. Dynamic function. Management is a dynamic function, has to adapt itself to the changing environment, consists of various social, economic, and political factors. McDonald Tikki chart in Indian context. It's a goal oriented process. Different organizations have different goals. Efforts of different individuals in the organizations are directed towards achieving these goals. So, purpose of schools is to provide quality education. Mobile companies' purpose is to increase the customer base. So, the purpose is different. Intangible force, you can only feel, it cannot be seen, but its presence can be felt when organization achieve the goals, targets are met according to plans, and employees are happy and satisfied. All pervasive. The activities involved in managing an enterprise are common to all organizations, whether economic, Tata Motors, HDFC, social, Red Cross, NGOs, political, government in different countries. Applicability is difference due to the difference in culture, tradition, and history. Objectives of management क्या है? Social objective, personal objective, and organizational objectives. Let's understand them one by one. Organizational objectives: survival. To survive, an organization must earn enough revenues to cover cost by reducing the wastage. Profit: essential incentive for the successful operation of the enterprise and the reward for bearing the risks. Growth: increasing the sales volume, increase in number of employees, the number of products, or the increase in capital, etc. Social objectives: giving employment opportunities to the needy sections of the society. Social objective है ये, jobs देना जो needy है उसको. Providing basic amenities like schools and crèches to the employees. Using environment friendly methods of production. Personal objectives: giving the employee good working environment, chances of growth and promotion, good salary and perks. What is the importance of management? Group goals: useful in dynamic organization, it increases the efficiency, development of society, and has the personal objectives. Guide. Group goals. Management gives a common direction to the individual departments like finance, production, purchase for achieving the overall goals of the organization. Useful in dynamic organization. Organization functions in a changing environment. Management helps people to adapt to these changes to survive and growth. For example, Nokia launches new brands after some time. It increases efficiency. Manager try to reduce the cost and increase the productivity through better planning, organizing, directing, staffing, and controlling the activities of the organization. Development of the society. It helps the society by providing good quality products and services, creates employment opportunities, reducing the cost of production for the benefit of the people. Enhance the personal objectives. Through motivation and leadership, the management helps individuals growth better remuneration through team spirit, cooperation, commitment for organizational success. Coordination.
It is a process that ensures the orderly arrangement of individual and group efforts to ensure unity of action in the organization for the realization of common objectives. So coordination primarily करनी पड़ती है, अपने आप नहीं होती coordination. So difference. What are the bases of difference between coordination and cooperation? So basis freedom. Coordination में planned and implemented by the administrative authority. It is obligatory to honor it. Cooperation में it depends upon the will of the employees. They may or may not cooperate. Priority. So coordination is a wider term covering all the areas of business. Cooperation is considered part of the coordination. Support. Wholehearted support of employees and departments is required in coordination. It may lead to unbalanced development. Relationship. It establishes formal and informal relationships. It establishes informal relationships only. So coordination. ऐसा नहीं है कोऑर्डिनेशन किसी एक डिपार्टमेंट में करनी पड़ती है, हर एक डिपार्टमेंट में, बी इट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, सब में कोऑर्डिनेशन इज नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन. It is a pervasive function, responsibility of all the managers. It integrates the group efforts. It's a continuous process. It ensures unity of action and it's a deliberate function. Let's understand them one by one. Pervasive function हर जगह applicable है. ऐसा नहीं है किसी एक जगह पे आप coordination नहीं करोगे तो वो काम हो जाएगा. No, it is required at all the levels of management and all the departments. As activities of various departments are interrelated and interdependent. It is responsibility of all the managers. Top level managers coordinate with middle level to ensure that the overall policies are suitably carried out. Middle level coordinates with both the top level as well as the lower level of management. Operational level coordinate with the workers to ensure work proceeds according to the plans. It integrates the group efforts. सारे के सारे ग्रुप के efforts को इकट्ठा करता है, unite करता है. So coordinate unites the diverse interests into purposeful work activity and gives a common focus to group effort. It's a continuous process. Coordination is all-time process which begins at the planning stage and continues till controlling. Ensures unity of action. So it secures unity between departments and ensure that all action is aimed at achieving the goals of the same organization. Deliberate function. ऐसा नहीं है कि ये अपने आप होगा, coordination करनी पड़ती है. So manager has to make the efforts. Manager coordinate the efforts of different people in a careful and planned manner so that members of the department work willingly. Coordination is an essence of management. So ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. कोऑर्डिनेशन एसेंस है मैनेजमेंट का. कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बट इट इज़ एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. कोऑर्डिनेशन जो मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. बस यही फंक्शंस हैं. कोऑर्डिनेशन हर एक फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है. वी हैव जस्ट रेड इन द प्रीवियस स्लाइड्स. सो लाइक अ थ्रेड इन अ गार्लेट, एक माला में जैसे एक धागे का काम होता है वैसे ही मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन का काम है. प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बिगिंस एट द प्लानिंग स्टेज इटसेल्फ. जो भी कोऑर्डिनेशन है वो प्लानिंग स्टेज पे ही शुरू हो जाती है. प्लानिंग स्टेज पे कोऑर्डिनेशन शुरू होने के बाद देन आगे चलती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आगे चलती है, राइट. सो इट स्टार्ट्स एट द प्लानिंग स्टेज एंड ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. अब प्लानिंग पे हम क्या काम करते हैं? रिक्वायर्ड बिटवीन द मास्टर प्लान एंड द सपोर्टिव प्लान्स. मास्टर प्लान क्या होता है? जो आपने जब फर्म शुरू हुई या एनुअल जब ईयर शुरू हुआ तब आपने एक प्लान बनाया एंड छोटे छोटे अलग अलग प्लान्स बनाए. सपोर्टिव प्लान्स में रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करने के लिए. ऑर्गेनाइजिंग होता है between different resources of an organization and also between authority, responsibility and accountability. Staffing होता है between skills of a person and job assigned to him. Directing is required between superior and subordinates, between orders, instructions, guidelines and suggestion. Controlling, it is required between established standards and actual performance.
What is the importance of coordination? Growth in size, functional differentiation, and specialization. Growth in size. As organization grows in size, the number of people employed also increases. It is necessary that all individuals work towards the common goals through coordination. Functional differentiation. So functions of an organization are divided into different departments, divisions, like finance department, production department, marketing department. So coordination is a link जो इन सब अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, सेपरेट एक्टिविटीज़ ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट को इकट्ठा करता है. स्पेशलाइजेशन. Big organizations have high degree of specialization due to the complexities of modern technology and the diverse works. So coordination is required by an independent person to settle the differences in opinion of the specialists. Right? This is all about the introduction part of the management, the first chapter of the management for class +2 business studies, right? So आपको इसमें कुछ भी doubt हो, do let me know. Thanks for watching this and do subscribe to this. Take care. Goodbye.